Hello students, welcome in the chemistry class and welcome in the series Basics of Organic Chemistry A to Z। और इसके रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म और उसमें टाइप था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज हम आगे लेके चलेंगे two different type of isomerism. One is the conformational isomerism and second is the geometrical isomerism. तो आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए, no shortcuts, no tricks, only basics। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। Conformational isomerism in case of compounds alkanes where two carbons are bonded through single bond and minimum hydrogen atoms are bonded to it. So in that case, this carbon is free to rotate against the second carbon। और इसी रोटेशन के कारण इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन होने से रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ वन कार्बन एज कंपेयर टू अदर कार्बन धीरे धीरे चेंज होती रहती है, और जो हमें आइसोमर्स मिलेंगे, जो डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगी, उनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स are those which convert into each other due to free rotation around carbon-carbon bond। फ्री रोटेशन के कारण एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इस आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेंगे इथेन। इट इज इथेन, और इसमें हर एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन को हम फिक्स करेंगे जिसको हम कहेंगे फ्रंट कार्बन, एंड सेकंड कार्बन रेयर कार्बन जो कि हमें दिखाई नहीं देगा उसको हम रोटेट करेंगे। तो एक कार्बन के अगेंस्ट दूसरे को रोटेट करने पर हमें डिफरेंट फॉर्म्स किस तरीके से मिलती हैं, इसको हम एक मॉडल के थ्रू स्टडी करेंगे। इसके लिए हम ले सकते हैं ये मॉडल जिसमें कि वन कार्बन एंड सेकंड कार्बन दोनों एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हर एक के पास 3H हैं, 3H हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जब हमारे सामने कार्बन पड़ता है, हम इसको आपके फ्रंट ले लेते हैं और ये है फ्रंट कार्बन आपका और ये है आपके लिए रेयर कार्बन। तो ऐसी कंडीशन में एक कार्बन दूसरे कार्बन के जस्ट के बैक में है और इसको हम कहेंगे वन फॉर्म ऑफ कन्फर्मेशन। इसी तरीके से जब हम इसको एक पर्टिकुलर एंगल 60 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं तो हमें क्वाइट क्लियर दिखाई देता है कि फ्रंट कार्बन के कंपैरिजन में जो बैक कार्बन है उसके हाइड्रोजन्स हमें 60 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे इस हाइड्रोजन के अगेंस्ट एक सेकंड कार्बन जो कि नीचे है ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के अपोजिट है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के अपोजिट है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में हमें हर एंगल पर एक नई फॉर्म मिलती जाएगी और हमें इन्हीं आइसोमर्स को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। बट जब हमें इतने सारे आइसोमर्स मिलते हैं तो उनके लिए इस एंगल के अगेंस्ट जब ये घूमते हैं तो उनको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, और वो एनर्जी बैरियर के बेस पर ही हमें एक नई फॉर्म मिलती है। तो हर एंगल पे जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमें मिलते हैं वो स्टेबल नहीं है, और उसके लिए कुछ ऐसे फॉर्म्स सामने आती हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिनको हम थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्लियर है, तो उनको हम कहते हैं एग्जैक्ट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे आइसोमर्स बनते हैं जिनको कि हम
काफी लॉन्ग टाइम तक देख सकते हैं, काफी लॉन्ग टाइम के बाद वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये हमें आइसोलेट भी कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, तब हम उनको बोलते हैं एट्रोप आइसोमर्स। तो इसको समझने के लिए हम इसको पेपर पर किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला मॉडल आता है सॉ हॉर्स मॉडल। और सॉ हॉर्स मॉडल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम पेपर पे अभी देखते हैं। सॉ हॉर्स मॉडल में हम मॉलिक्यूल को इलोंगेटेड वे में देखते हैं। इलोंगेटेड मींस आपको हर एक एटम, हर बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये कार्बन है ब्लैक कलर और ये येलो कलर में है हाइड्रोजन्स। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फॉर्म है, ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोजेस्ट है। ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के क्लोज ये भी हैं और एक दूसरे के बैक में हैं। तो इस टाइम पर इनके बीच में है मिनिमम डिस्टेंस। तो ऐसी कंडीशन को हम एक कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलेंगे, जिसका नाम होगा एक्लिप्स्ड। और दूसरे फॉर्म में जब हम एक को स्टेबल कर रहे हैं, दूसरे को रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के जस्ट अपोजिट दिखाई दे रहा है। इसके अगेंस्ट अपोजिट ये है, तो इसके अगेंस्ट अपोजिट यहां है और इसके अगेंस्ट अपोजिट ये है। तो हमें हर बॉन्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। ये है इलोंगेटेड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सॉ हॉर्स फार्मूला, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर एक मॉडल और भी है, जिसमें कि हम मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के जस्ट पीछे है, और ऐसे में इन हाइड्रोजन्स की पोजीशन क्या है, दो कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, उसको आप देख सकते हैं सामने से कि इन पे लगे हुए जो H हैं वो एक दूसरे के जस्ट बैक में हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्लिप्स्ड। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड है, न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड। तो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरी फॉर्म, जब हम इसको एक पर्टिकुलर एंगल से घुमा रहे हैं और हमें ये सारे बॉन्ड्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जबकि कार्बन के पीछे कार्बन छिपा हुआ है और हर एक कार्बन पे लगा हुआ H हमें क्लियर विजिबल है, उस कंडीशन में इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, इसका स्टैगर्ड, कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम इसी चीज को जो हमने सॉ हॉर्स फार्मूले और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले के थ्रू इंडिकेट किया है, उसको हम पेपर पे समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मिलते हैं तो हमें मालूम है कि इन केस ऑफ इथेन ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3H और आपस में अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो यहां पर हमें दो स्पेशल कन्फर्मर आइसोमर्स मिलते हैं। वो कैसे होंगे, उसका हमें मेथड बताना है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट। किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज द सॉ हॉर्स फार्मूला, जिसमें कि हमने दो कार्बन को इलोंगेटेड फॉर्म में इंडिकेट किया है मॉलिक्यूल को, और उस पे लगे हुए जो H हैं वो हमें इंडिकेट हो रहे हैं बॉन्ड्स के थ्रू। इस टाइप के स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन्स और इधर ये हाइड्रोजन्स, इधर से ये हाइड्रोजन्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, मिनिमम डिस्टेंस पर हैं। इसको हम कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरी तरफ जब हम कार्बन को इसी वे में इंडिकेट करते हैं और एक कार्बन पे जो H है वो इस तरीके से है, तो दूसरे कार्बन पे जो H है वो जस्ट अपोजिट वे में है। ये H इसके अपोजिट है, ये H इसके अपोजिट है, और इधर ये जो H है ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। और ऐसा होता है 60 डिग्री एंगल पर घुमाने के कारण। तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला यहां पर कार्बन को हम
सेंटर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा कार्बन इसके जस्ट पीछे है, सो दैट नोट बी विजिबल। इस पे अटैच्ड जो फ्रंट कार्बन है जिसको आप सामने से देख पा रहे हैं, उस पे अटैच्ड H को हम सेंटर से निकलते हुए दिखाई देंगे, शो कर सकते हैं। जबकि इसके बैक में जो रेयर कार्बन है उस पे लगे हुए H को हम शो कर सकते हैं कि वो केवल सर्कल के ऊपर से हमें दिखाई दे रहे हैं, पेरिफेरी के ईपर से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको एक फार्मूला कहेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, और इस कंडीशन में दीज आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो इसको हम कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब हम इसको एंगल को घुमाएंगे 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री एंगल घुमाने पर यही स्ट्रक्चर, इट इज द फ्रंट कार्बन जिसपे H लगे हुए हैं, और इसके साथ जो ये H थे ये रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो 60 एंगल पर घूमने के बाद these hydrogen atoms are just opposite to each other। फ्रंट कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो रियर कार्बन के जस्ट बैक में है, और इस तरीके से इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। डिग्री एंगल, वो पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि जब भी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर में चेंज होते हैं तो उनको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जो कि कहलाता है रोटेशनल एनर्जी बैरियर। और उसी में ये कौन कम स्टेबल है कौन ज्यादा स्टेबल है, इनका जो कन्वर्जन है वो डिपेंड करता है, उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इन हाइड्रोजन के बीच में कितना रिपल्शन है। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को जो कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने से रोकेगा, और जिसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा तभी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसे हम कहते हैं रोटेशनल स्ट्रेन। तो इस रोटेशनल स्ट्रेन की वैल्यू यहां पर कितनी है, 60 डिग्री। तो इस एंगल पर घुमाने पर हर बार यही फॉर्म रिपीट होती रहती है। ऑल्दो इन पर्टिकुलर एंगल्स पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री सभी पर कोई ना कोई फॉर्म हमें अवेलेबल होगी, लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगी क्योंकि उनकी जो एनर्जी बैरियर है बहुत ही कम है और लॉन्ग टाइम के लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। केवल ये दो फॉर्म है इथेन के केस में जो लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट कर सकती है, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। रोटेशनल एंगल, ये वो एंगल है जिस पर्टिकुलर एंगल को किसी कंफर्मेशन को रोटेट करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो हमें एक नया स्टेबल कंफर्मर मिलता है, उसे हम कहेंगे रोटेशनल एंगल, जो कि इथेन के केस में था 60 डिग्री। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, कौन कौन सी हमें यहाँ पे मेन कंडीशन मिलती हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्म को देखा H, और ये है एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री एंगल पे घुमाने पर ये फिर से हमें दूसरी फॉर्म मिलेगी, इट इज स्टैगर्ड फॉर्म। इट इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसके बाद हमें अगर हम नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल पर इसको घुमाते हैं तो हमें फिर से यही फॉर्म वापस मिलेगी, नेक्स्ट 60 डिग्री पर घुमाने पर फिर वही फॉर्म आगे मिलेगी, फिर से हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। तो बार बार यही फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं 60 डिग्री एंगल होने पर, और यही दो फॉर्म है इथेन के केस में जो स्टेबल है। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स इन केस ऑफ इथेन, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड।
So staggered form is more stable than eclipsed. और इसका रीजन है एनर्जी डिफरेंस. सो एनर्जी ऑफ staggered form is lesser than eclipsed form by 12.5 किलोजूल पर मोल. स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम है, एक्लिप्स के पास एनर्जी ज्यादा है, जिसके कारण से स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, एक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल है. और इसका रीजन क्या है? इन केस ऑफ एक्लिप्स फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन मिनिमम है. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 2 कार्बन्स आर रिपेलिंग ईच अदर स्ट्रॉन्गली. सो रिपल्शन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है. इन केस ऑफ एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, दीज आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो रिपल्शन यहाँ पे कम से कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी होगी कम. इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एक्लिप्स्ड फॉर्म से. नाउ रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज एटम्स और ग्रुप्स around carbon carbon single bond can be better explained when we take one different type of group on the carbon. जैसा कि ब्यूटेन का केस है. ब्यूटेन में 2 हाइड्रोजन है हर एक कार्बन के पास, और एक है CH3 ग्रुप. इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है और CH3 ग्रुप है. इस CH3 ग्रुप को हम इंडिकेट करेंगे इस ग्रे कलर के बॉल से. तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये कंडीशन जहां पर कि CH3, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रुप्स की पोजीशन क्या है, और इनकी रिलेटिव पोजीशन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में ये जो फॉर्म है, जब दोनों CH3 एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं, मिनिमम डिस्टेंस पर हैं, इसको हम कहेंगे इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म. अब हम इसको घुमाना शुरू करेंगे डिफरेंट एंगल्स पर. उनमें भी बहुत सारे हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मिलेंगे, लेकिन 60 डिग्री पर हमें एक स्पेशल टाइप का आइसोमर मिलेगा जिसको हम कहेंगे गॉच और स्क्यू. 60 डिग्री एंगल पर देखिए, ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे है, तो इसको हम कहेंगे गॉच फॉर्म. और जो सबसे पहली फॉर्म थी, ये थी कंप्लीटली एक्लिप्स्ड, क्योंकि CH3 के पीछे और हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन के पीछे है. 60 डिग्री पर ये एंगल मिलेगा हमें, और ये 60 डिग्री पर इसको कहेंगे गॉच और स्क्यू. ना सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम फिर हम इसको फिर से रोटेट करते हैं 60 डिग्री एंगल पर अगेन. तो इस फॉर्म में देखिए कि आपका जो ये CH3 है वो यहां से 120 के एंगल में पहुंच गया है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बैक में हैं, एक दूसरे को बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं. इसको हम कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म, नॉट कंप्लीटली एक्लिप्स्ड, इट इज एक्लिप्स्ड. अगेन हम इसको फिर से रोटेट करेंगे. अब इस पोजीशन में देखिए कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि दोनों ग्रुप CH3 एंड CH3 ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, और ये फॉर्म है स्टैगर्ड फॉर्म. अब इस मॉलिक्यूल को हम एक पर्टिकुलर एंगल से फिर से घुमाते हैं. हाइड्रोजन और CH3 एक दूसरे के बैक में हैं, फिर से हमें मिल गई है एक एक्लिप्स्ड फॉर्म, लेकिन 60 डिग्री एंगल पर घुमाने पर फिर से हमें मिलेगी गॉच फॉर्म. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 टाइप के अरेंजमेंट्स मिलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के, जिसमें कि जो स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड मींस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी. तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम इंडिकेट कर सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के थ्रू. डिफरेंट फॉर्म्स फॉर ब्यूटेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला. वन स्ट्रक्चर इज, it is CH3 and second CH3 is just opposite to it. On rotation at 60 डिग्री एंगल, जिसको भी रोटेशनल एंगल बोलते हैं,
इस एंगल पर होता है एंगल स्ट्रेन, जिसको कि इस स्ट्रेन के कारण ही एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब 60 एंगल पे इसको रोटेट करेंगे तो CH3 के अगेंस्ट सेकंड कार्बन पर जो CH3 होगा वो 60 डिग्री एंगल पे होगा, और हर एक ग्रुप यहां पर 60 डिग्री एंगल पे है। इसको हम कहेंगे गॉच, गॉच और स्क्यू। ये है फुली एक्लिप्स्ड। अगेन 60 डिग्री एंगल पे हम रोटेट करेंगे। 60 डिग्री पर आने पर फिर से ये CH3 इसके साथ ओवरलैप करेगा। यहां भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बट CH3 को CH3 ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका नाम है एक्लिप्स्ड ओनली। Again on 60 degree we get CH3 at this position. रोटेशन चल रहा है इस डायरेक्शन में। So CH3 at front carbon and CH3 on rear carbon, ये सब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। इट इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे। फिर 60 डिग्री एंगल पर घुमाने पर हमें क्या मिलेगा, ये CH3 आ जाएगा यहां पर। अगेन 60 डिग्री एंगल, और ये हमें स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके से। H एंड CH3 दोनों एक साथ हैं, यहां पर दोनों H हो गए हैं, और यहां पर है CH3 एंड H। फिर से क्या रिपीट हुआ, फिर से एक्लिप्स फॉर्म रिपीट हो गई। अब अगले 60 डिग्री एंगल पर हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल, तो उसमें हमें मिलेगा फिर से एक स्क्यू फॉर्म। जब CH3 एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे होंगे, और नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल घुमाने पर वापस हमें वही फॉर्म मिल जाएगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टाइम्स उसको घुमाने पर हमें फिर से वही फॉर्म वापस मिलेगी, और उसमें से ये फॉर्म कहलाएगी आपकी एक्लिप्स्ड, ये कहलाएगी गॉच स्क्यू। इट इज एक्लिप्स्ड। अब इनका कंपैरिजन कर सकते हैं स्टेबिलिटी वाइज। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्राफ के थ्रू। सबसे पहले ये है डिफरेंट एंगल्स, इस पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। और यहां है कंपैरेटिवली एनर्जी। सो सबसे पहले आता है फुली एक्लिप्स्ड। तो फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म जो यहां प्रेजेंट है, इसमें कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं CH3 इसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है गॉच। 60 डिग्री एंगल हमने यहां घुमा दिया है, 60 डिग्री एंगल, तो उस कंडीशन में यहां पर आएगी गॉच। गॉच फॉर्म के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 H एंड H। गॉच फॉर्म। फिर से इसकी एनर्जी यहां पर थी। सेकंड फॉर्म कौन सी आती है इसके बाद में, एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स की एनर्जी होगी थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन
फुली एक्लिप्स से लेस, तो ये एनर्जी पर आएगा दूसरी फॉर्म जो कि होगी एक्लिप्स फॉर्म CH3H CH3H और यहां पर दोनों H। ये फॉर्म हमारी कहलाएगी कौन सी? एक्लिप्स्ड। और ये किस एंगल पर मिलेगी? अगेन ये हमारा एंगल है 60 डिग्री, तो यहां पर है 120 डिग्री। अब 180 डिग्री 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करते जा रहे हैं। 60 डिग्री 180 डिग्री पर क्या मिलेगा हमें? एनर्जी हो जाएगी और भी कम, सबसे कम हो जाएगी एनर्जी जब हम 180 डिग्री पर उनको लाएंगे, तो एनर्जी कम होती जा रही है। और यहां पर जो फॉर्म हमें मिलेगी वो होगी स्टैगर्ड। इट इज स्टैगर्ड और इसकी एनर्जी होगी सबसे कम, तो ये एनर्जी का लेवल सबसे कम हो गया। फिर से अगेन एंगल हम लेके चलेंगे, तो स्टैगर्ड के बाद फिर से आएगी एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म इसी तरीके से रिपीट होगी। इसकी कंपैरिजन कम होनी चाहिए इसको, तो इसकी एनर्जी कम होगी। यहां पर है CH3 एंड H CH3H। ये एनर्जी का जो ग्राफ हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें कहां पर? 240 डिग्री पर। तो ये एनर्जी हो गई, इस लेवल पे एनर्जी हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म फिर से हमारा CH3 यहां पहुंच जाएगा, दैट विल बी गॉच। तो गॉच की एनर्जी हो जाएगी फिर से कम, 61 नेक्स्ट डिग्री 300 एंगल पे। तो यहां पर हमें मिलेगी कम एनर्जी वाली फॉर्म जिसका नाम होगा गॉच। और सबसे लास्ट में फिर से ये CH3 दूसरे को कवर करेंगे 360 डिग्री एंगल पर। और यहां जो एनर्जी है फिर से बढ़ जाएगी जो कि होगी फुली एक्लिप्स्ड के लिए। तो यही फॉर्म फिर से रिपीट होगी। इस तरह से हर 60 डिग्री एंगल पर एंगल स्ट्रेन चेंज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होगी। अब हमें देखना है कि कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सबसे ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जहां पर कि एंगल स्ट्रेन सबसे कम होगा और जहां पर कि रोटेशनल एंगल हमारा बदलता जा रहा है। स्टैगर्ड सबसे अपोजिट फॉर्म में है, मोस्ट स्टेबल है, लीस्ट एनर्जी वाला है। इसके कंपैरिजन में स्टेबल होगा गॉच और स्क्यू। उससे कम स्टेबल होगा एक्लिप्स्ड और सबसे कम होगा फुली एक्लिप्स्ड। तो ये था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में एक एग्जाम्पल इथेन जो कि 11th क्लास के सिलेबस में है। और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है ब्यूटेन, जिसमें कि हमें ग्रुप्स की पोजीशन एक दूसरे के अगेंस्ट क्लियर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये स्टडी की गई है जहां पर कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसमें कि दो ग्रुप अटैच हो सकते हैं, ए और बी। ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ इथीन। तो यहां पर ये सारे ग्रुप जो अटैच्ड है हाइड्रोजन एटम से और ये सेम है, लेकिन इन कंडीशन में यहां पर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन में यहां पर एक कार्बन दूसरे के अगेंस्ट रोटेट नहीं कर पाएगा और इसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस जो पोजीशन कार्बन की दूसरे कार्बन के अगेंस्ट है वो फिक्स है और इसीलिए उसके पास जो कार्बन अटैच्ड है, जो ग्रुप अटैच्ड हैं, वो भी अपनी पोजीशन फिक्स रखे हुए हैं।
और इस फिक्स पोजीशन के कारण बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इट इज आइसोमरिज्म in which due to restricted rotation against around carbon carbon double bond, position of groups, atoms or groups on two carbons differ and called geometrical isomers. डिफर, वहां कहां डिफर करते हैं? डिफर इन स्पेस, 3-dimensional space and called geometrical isomers. तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कार्बन जैसा है उसके अगेंस्ट दूसरा कार्बन फिक्स है, और ये दो ग्रुप एक दूसरे के साथ जो भी पोजीशन रखेंगे उसको हम कहेंगे कि उनकी पोजीशन क्या है, एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के अपोजिट है, सेम साइड है या अपोजिट साइड पर है। तो इसी बेस पर इसमें बनते हैं दो तरह के अरेंजमेंट्स। इसको हम कहते हैं, इन अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स around carbon carbon double bond in space is known as the configuration. अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सिंपल रिलेटिव रिलेशन। दो ग्रुप सेम है, ये दो ग्रुप सेम है, तो दो कार्बन पर किस तरीके से हमें अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगी इसको हम समझ सकते हैं बाय रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज ग्रुप्स। नंबर 1, ये जो सिस्टम है वो कहलाता है सिस एंड ट्रांस सिस्टम। सिस एंड ट्रांस सिस्टम मीन्स व्हेन टू ग्रुप्स अटैच्ड ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर सेम इन नेचर एंड ऑन सेम साइड इन स्पेस आर नोन एज द सिस आइसोमर्स, सेम साइड। और दूसरी तरफ एक दूसरा आइसोमर हो सकता है जब सिमिलर एटम, सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसे हम कहेंगे सिस एंड ट्रांस सिस्टम। इट इज सिस and it is trans। इसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कम से कम एक ग्रुप एक जैसा हो। इस एग्जांपल में दो ग्रुप ए एंड बी, यहां पर ए एंड बी दोनों हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ओनली वन एटम और ग्रुप ए दोनों कार्बन पे सेम हो, लेकिन ये डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने लिया है डी, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सिस एंड ट्रांस सिस्टम को ले सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स ओनली नंबर 1 रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ओनली position of the groups on carbon carbon double bond. Number 2, possible only when one group or atom on each carbon is same। कम से कम एक कार्बन का सेम होना जरूरी है, दूसरे ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरा सिस्टम ऐसा है जिसमें कि ये सभी ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और उस कंडीशन में
हम यूज करेंगे, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेकंड सिस्टम EZ सिस्टम। EZ सिस्टम, इसका नाम है एंटगेगन, just like anti, opposite, and Z for Zusammen means same side। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये सिस्टम बताता है हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जो सिस एंड ट्रांस सिस्टम हमें एक्सप्लेन करता था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इट विल एक्सप्लेन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और ये कब एक्सप्लेन हो सकता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हर एक ग्रुप डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां है क्लोरीन और यहां पर है ब्रोमीन। ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल द 4 एटम्स आर डिफरेंट। तो यहां पर हम लेंगे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी रखेगा इस सेट में? कौन प्रायोरिटी रखेगा? प्रायोरिटी पोजीशन में होगा और यहां इन 2 ग्रुप में कौन होगा? तो उसके लिए रूल दिया गया है, सबसे सिंपल रूल है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हमें एटॉमिक नंबर को देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो इसको लेते हुए क्या है पॉइंट? मोर द एटॉमिक नंबर मोर इज प्रायोरिटी। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा उस ग्रुप की प्रायोरिटी होगी। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के लिए। कैसे कंपेयर करेंगे? एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप हैं उनको हमें कंपेयर करना है। तो एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। इन दोनों में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब इसको कंसीडर करते हुए हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे E एंड Z फॉर्म? तो EZ फॉर्म के लिए सबसे पहले आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जब सेम प्रायोरिटी वाले, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट है, सो इट विल बी Z। ये और दोनों एक ही साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम होगा Z। और दूसरी कंडीशन, जब ये सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, इधर इसके पास F प्रायोरिटी वाला है और यहां पर ब्रोमीन प्रायोरिटी वाला है, तो इन दोनों की पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन कैसी है? एक दूसरे के अपोजिट। इसको हम कहेंगे E फॉर्म। E मीन्स एंटीगेगन, जो एंटी है एक दूसरे के मेन प्रायोरिटी वाले ग्रुप। तो ये थी EZ सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। One more example can be explained as these groups are having, it is having CH3 group and CHF, CH2F। इधर यहां ग्रुप प्रेजेंट है OH और यहां प्रेजेंट है H। अब हमें इनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखनी है। हर एक कार्बन पे जो ग्रुप अटैच्ड है उनकी क्या प्रायोरिटी है? तो उसके लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी 6 है, तो ये तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। सेकंड नंबर क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सेकंड नंबर प्रायोरिटी है H। इनको हम ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करेंगे। जैसे यहां पर है तो इसका ऑर्डर होगा, इसके बाद हम रखेंगे फ्लोरीन को। फ्लोरीन मीन्स 9 एटॉमिक नंबर प्लस हाइड्रोजन 1 एंड अगेन हाइड्रोजन 1, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कौन ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो ये है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में नंबर 1। अब इन दोनों को देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट होगा O, इसका एटॉमिक नंबर है 16, जिसका एटॉमिक नंबर है 16 और H का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा मानी जाएगी। इस कंडीशन में 2 प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, सो इट इज E। और जब यही ग्रुप
एक दूसरे के सेम साइड पर आ जाते हैं, तो ये फॉर्म कहलाएगी जेड। तो इस तरीके से हम इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ई एंड जेड की फॉर्म में बता सकते हैं। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक फॉर्म है, लेकिन सिस एंड ट्रांस डिफरेंट है और ई एंड जेड डिफरेंट है। तो ये थे डिफरेंट आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।